आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में कथित तौर पर जहरीली शराब से हो रही मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू होने से लेकर अब तक जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मृतक के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से आंकड़ा भी जारी किया गया। कितने परिवारों को कितनी राशि मुआवजे के तौर पर मिलनी चाहिए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पूर्वी चंपारण में कथित तौर पर जहरीली शराब से 36 लोगों की मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने मृतक के परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। इसके साथ ही सरकार की ओर से मौत का आंकड़ा भी जारी किया गया है। इसमें साल 2016 में शराबबंदी के बाद जहरीली शराब से हुई मौत की संख्या शामिल है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2016 से 2023 तक 199 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 2016 से 2023 तक 269 संदिग्ध मौत हुई, जिनकी शराब से मौत की पुष्टि नहीं की जा सकी है। इस आंकड़े में पूर्वी चंपारण में 36 व्यक्ति की मौत का आंकड़ा शामिल नहीं है। इस आंकड़े में साल 2023 की सिर्फ एक घटना का जिक्र है, जो सिवान के इसुआ से जुड़ा हुआ है, जहां जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत हुई थी। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत 2022 में हुई, जब 94 व्यक्ति की जान चली गई। वहीं 2021 में जहरीली शराब से 70 व्यक्ति की जान जाने की पुष्टि की गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2020 में जहरीली शराब से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि 2018 में एक व्यक्ति की जहरीली शराब से मौत हुई। 2017 में 8 और 2016 में जहरीली शराब से 19 व्यक्ति की मौत हुई है। जिस तरह से सरकार ने जहरीली शराब से मरने वालों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया, अगर सरकार 199 व्यक्ति को 4-4 लाख रुपए देती है तो उसे कुल 7 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च करने होंगे। अगर सरकार 269 संदिग्ध व्यक्ति को भी मदद देती है तो उसे कुल 18 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जहरीली शराब से मौत के बाद मुआवजे के ऐलान को समझिए। दरअसल विपक्ष जहरीली शराब से मौत पर मुआवजे की मांग कर रहा था और सीएम यही कहते रहे कि जो पिएगा वो मरेगा। सवाल है कि अचानक सरकार ने मुआवजा देने का फैसला कर कैसे लिया। दरअसल सीएम नीतीश 2024 के चुनाव के लिए विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हैं और आगे लोकसभा भी है और बिहार का विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में यह फैसला बेहद जरूरी है। सरकार को सच्चाई का एहसास हुआ और मृतकों में ज्यादातर गरीब ही लोग हैं और हादसे के बाद आश्रित कहां जाएंगे, उनकी मदद नहीं हुई तो क्या करेंगे। सीएम ने सोमवार को ऐलान किया, पूरी सरकार हरकत में आ गई। समझने वाली बात यह है कि अब तक जहरीली शराब से मौत के मामले में काफी हेराफेरी हुई। सरकारी आंकड़े कम करके जारी किए गए, लिहाजा सरकार ने इसे इंक्लूसिव बना दिया। शराबबंदी के समर्थन की लिखित घोषणा के आधार पर उन्हें मुआवजा मिल जाएगा। हालांकि सरकार के फैसले पर सियासत अभी भी जारी है। पटना के बिहटा में खनन पदाधिकारी पर हुए हमले के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। निर्दोष को पकड़ने का आरोप लगाते हुए लोगों ने बिहटा थाने का घेराव किया और घंटों हो हंगामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार सभी 45 लोगों को जेल भेज दिया। इन सभी पर खनन पदाधिकारियों को पीटने का आरोप है। राजधानी से सटे बिहटा में थाने का घेराव और ग्रामीणों के बवाल के बीच पुलिस ने गिरफ्तार सभी 45 लोगों को जेल भेज दिया। सोमवार को परेव गांव में महिला खनन पदाधिकारी को दौड़ा दौड़ा कर पीटने का आरोप गिरफ्तार लोगों पर लगा है। इससे पहले मामले को लेकर परेव गांव के लोगों ने जमकर बवाल काटा। पुलिस पर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए बिहटा थाने का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि जिन्होंने हमला किया था उन्हें पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही। तो वहीं पुलिस ने एक्शन को तेज कर दिया। अलग अलग धाराओं में 3 एफआईआर दर्ज किया गया। 53 ज्ञात और 44 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सीनियर अफसर की देखरेख में पूरी रात कार्रवाई चलती रही। कई थानों की पुलिस परेव सोन नदी का चक्कर काटती रही। बता दें
कि बालू ओवरलोडिंग की चेकिंग के दौरान सोमवार को बालू माफियाओं ने ईंट पत्थर से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था। माइनिंग टीम के सदस्यों को दौड़ा कर पीटा गया था। पुलिस के कई जवान भाग गए, लेकिन महिला इंस्पेक्टर गिर गई। इस घटना में माइनिंग इंस्पेक्टर सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। वारदात के दूसरे दिन न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया। ट्रक, ट्रैक्टर जैसी गाड़ियां खड़ी दिखी। कई जगह बालू के ढेर भी दिखे, लेकिन वहां न तो पुलिस है न ही बालू के धंधेबाज। हम बिहटा के उसी परेब इलाके में हैं जहां पर सोमवार को खनन विभाग के अधिकारियों और बालू माफियाओं के गुर्गों के बीच पथराव हुआ था और अब ये इलाका बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ। देखिए, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, एक भी शख्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ये जो नया कोइलवर पुल है, देखिए ये बिल्कुल हमारे बाएं साइड में ये नया कोइलवर पुल है और वहीं पर ठीक उससे सटा हुआ ये इलाका है जो परेब का इलाका है। और फिलहाल ये जो ट्रैक्टर देख रहे होंगे, ये ट्रक देख रहे होंगे, ये यूं ही अब खड़ा कर दिया गया है इसलिए कि बालू का खनन नहीं हो पा रहा है। वही से सब गाड़ी वाला सब भाग गया, सब जो बालू लदा हुआ था उसको उतार के भाग गया, सब भाग गया, उतार के भाग गया, कुछ लोड करके भाग गया। सोमवार के बाद भले ही पुलिस के एक्शन से बालू माफिया में हड़कंप मचा हो, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस सही आरोपियों को बचा रही है। वैसे पुलिस और प्रशासन की सख्ती का असर बालू घाट पर साफ देखने को मिल रहा है। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहटा में 2 महिला खनन इंस्पेक्टर की पिटाई को कांग्रेस विधायक दल के नेता आयुष शर्मा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आयुष शर्मा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के कारण छोटे पदाधिकारी पीटे जा रहे हैं। बड़े पदाधिकारियों की साठगांठ के कारण ही बालू माफियाओं का मन बढ़ गया है। अजीत शर्मा सीएम नीतीश कुमार से इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की और साथ ही कहा कि अगर डीजीपी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर भी एक्शन हो। और ये बालू माफिया अगर कोई रोकने जाता है तो आप प्रशासन के लोगों को पीटते हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और अगर डीजीपी इस पर कार्रवाई नहीं करते तो उन पर भी एक्शन लेना चाहिए। आखिर ये माँ बहन महिला है, वो ठीक है, वो पुलिस प्रशासन का काम है ये देखना, तो आप उसको पीटिएगा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। क्या लगता है बड़े माफियाओं के अधिकारी जो है उनकी साठगांठ के कारण ही छोटे पदाधिकारी मार खा रहे हैं बिहार में? निश्चित तौर पर हिम्मत तो बढ़ रहा है। अगर बड़े पदाधिकारी कार्रवाई करते होते, चाहे शराब माफियाओं पे या फिर आप बालू खनन वाले पे, तो निश्चित तौर पर हिम्मत नहीं करता छोटे पदाधिकारी पर हाथ चलाने का। निश्चित तौर पर मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, जवाबदेही फिक्स करिए। बड़े पदाधिकारियों अगर कोई घटना घटती है, छोटे को करने से कोई फायदा नहीं है। तो बिहटा हंगामे पर मचे घमासान को जरा समझिएगा। दरअसल बिहार में बालू माफिया बेखौफ हैं और सरकार के बनाए कानून को ठेंगा दिखाते हैं। अपने रसूख से सत्ता तक पहुंच बनाते हैं। ट्रक, ट्रैक्टर में ओवरलोडिंग की बात सामान्य हो चली है और आए दिन पुलिस पार्टी पर हमला होता है। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। यह लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल है और बड़े अधिकारियों की माफियाओं से मिली भगत की बात अजीत शर्मा कह रहे हैं। अजीत शर्मा सत्तारूढ़ महागठबंधन के बड़े नेता हैं और सरकार में साथ भी हैं और खिंचाई भी कर रहे हैं। बालू माफिया बेखौफ है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? ऐसी बात कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना के डीईओ अमित कुमार का अजीबोगरीब फरमान सामने आया है। जातीय गणना के दौरान डीईओ ने छात्रों को क्लास लेने का आदेश दिया, यानी ऊपरी कक्षा के छात्र निचली कक्षा के छात्रों को पढ़ा पाएंगे और इस फरमान को लेकर शिक्षकों में नाराजगी है। वहीं बीजेपी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा, जबकि सत्ता पक्ष ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। सवालों के घेरे के बीच पटना जिले के शिक्षा अधिकारी ने अजीबोगरीब फरमान जारी किया है। जातीय गणना की ड्यूटी में लगे शिक्षक अपनी सुविधानुसार स्कूल आ जा सकेंगे, लेकिन इस दौरान उनकी अनुपस्थिति में हाई स्कूल के छात्र निचली कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाएंगे। पटना डीईओ के आदेश के बाद शिक्षक संघ आक्रोशित है। शिक्षक नेता अधिकारियों के रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक बार आप
आप कहते हैं कि शिक्षक एक्सपर्ट नहीं है, शिक्षक क्वालिटी वाले नहीं है, जिसके कारण हम इनकी परीक्षा लेंगे तब इनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। और जो बच्चे पढ़ा रहे हैं क्या वो दक्ष हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन दे देंगे? बच्चों से आप पढ़वाइए, शिक्षक को जनगणना कार्य में लगाइए और बच्चों को स्कूल में बच्चा से बच्चा पढ़ेगा तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। और जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको आप कहिए कि नहीं अब आप बीपीएससी की परीक्षा देकर के आइएगा, तब आप योग्य शिक्षक होइएगा, तब आप क्वालिटी, बच्चा क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है और टीचर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहा है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने बिहार की खस्ताहाल शिक्षा नीति को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो सत्ता पक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाकर जातीय गणना के काम में बाधा बनने का आरोप बीजेपी पर लगा रहा है। देखिए, बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसेर भाजी टकेसेर खाजा वाली हालत है और खास करके शिक्षा विभाग पर तो यह बड़ा सटीक बैठता है। पटना के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जो यह आदेश निकला है, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें मैन पावर की आवश्यकता है, इसलिए विभिन्न विभाग के अधिकारी पदाधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है ताकि जो भी कार्य विभाग के हैं वो भी सुचारू ढंग से चलते रहे। अब इस बात को अनावश्यक विषय बनाया जा रहा है ताकि भाजपा के लोग ये दर्शा सकें कि कैसे भी जातीय गणना में अड़ंगा लगाया जा सके। तो इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी इसमें लगाए जा रहे हैं, वैकल्पिक व्यवस्था भी की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की छाती फट रही है कि जातीय आधारित गणना का जब सच सामने आएगा तो भाजपा की बाट लगनी तय है। तो बखेड़ा उत्पन्न करना चाहते हैं, नाहक बयानबाजी करते हैं, उससे जातीय आधारित गणना प्रभावित नहीं होगा। बिहार में जातिगत गणना के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। सरकार इसे मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर ले रही है। ऐसे में कर्मियों की कमी के बीच शिक्षकों की ड्यूटी घर घर जाकर लोगों की जाति का पता लगाने के लिए फिक्स की गई है। अब सवाल है कि शिक्षक जाति गिनेंगे तो छात्र क्या स्कूल में पढ़ाएंगे? कक्षाओं से ज्यादा जरूरी है जाति का पता करना। क्या शिक्षा व्यवस्था में ऐसे सुधार होगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो डीईओ के अजीबोगरीब आदेश को समझिएगा। पटना के डीईओ का अजीबोगरीब फरमान सामने है और जातीय गणना के दौरान छात्रों को क्लास लेने का आदेश दिया है। स्कूल के शिक्षक जातीय गणना की ड्यूटी में लगा दिए गए हैं और शिक्षकों की अनुपस्थिति में जो हाई स्कूल के छात्र हैं वो निचली कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का आदेश मिला है डीईओ की तरफ से। समझने वाली बात यह है कि डीईओ के फरमान से शिक्षकों में नाराजगी है और बीजेपी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्ता पक्ष के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और जातीय गणना को प्रभावित करने का आरोप बीजेपी पर मढ़ा जा रहा है। ऐसे में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर विवाद गहरा गया है। बिहार में बैंक लूट की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। जमुई के चकाई एसबीआई की शाखा से बदमाशों ने 4 लाख कैश और 12 लाख के गहने लूटे हैं। दिन दहाड़े क्रिमिनल्स ने बैंक की सुरक्षा को ठेंगा दिखा दिया और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पिछले 2 महीने में ही बैंक लूट की 5 बड़ी वारदातों से बैंकों की सुरक्षा के साथ ही पुलिस प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। जमुई में बदमाशों ने बैंक लूट की एक और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चकाई के एसबीआई ब्रांच से दिन दहाड़े बदमाशों ने 3,75,000 कैश के साथ ही बैंक के लॉकर से करीब 12 लाख के गहने लूट लिए। बैंक खुलते ही सुबह करीब 9:45 बजे मास्क लगाए 5 बदमाश अचानक बैंक में आधमके और कर्मचारियों को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर गहने और कैश लूट लिए। 9:40 के आसपास हम लोग आए, डीएम सर और डीएम सर ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद जैसे इन किए हम भी इन किए और उतने देर में दौड़ के आया वो सब। हम लोग को गेट बंद करने भी नहीं दिया और सबको पिस्टल सटा दिया, मशीन गन पर 5 सटा दिया और उसके बाद मोबाइल करके खींचते हुए आगे घर बैठा। उसके बाद जितने भी कस्टमर आते गए किसी को मारा उड़ा नहीं, उस समय सबको अंदर लिया, बैठाया, बैठाने के बाद मोबाइल लिया, मोबाइल जो नहीं दे रहा था उसको पीटना स्टार्ट कर दिया। लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर तोड़कर अपने साथ ले गए। लगातार बैंक लूट की बढ़ती वारदातों ने पुलिस प्रशासन को चुनौती तो दी ही है, बैंकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसी साल बैंक लूट की 5 बड़ी वारदातें हो चुकी हैं।
18 अप्रैल को जमुई के चक्काई स्टेट बैंक से करीब 16 लाख की लूट हुई। 13 अप्रैल को सारण में पीएनबी के सोनपुर ब्रांच से 13 लाख की लूट की गई। 24 मार्च को समस्तीपुर के महमद्दा ग्रामीण बैंक ब्रांच से 11 लाख की लूट हुई, जबकि 15 मार्च को समस्तीपुर के ही हरपुर एलौथ ग्रामीण बैंक से 20 लाख रुपए लूट लिए गए और 1 मार्च को समस्तीपुर के उजियारपुर ग्रामीण बैंक से 9,45,000 रुपए लूट लिए गए। बार बार बैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा पुख्ता किए जाने की बजाय हर बार केवल आश्वासन ही दिया जाता है। ऐसे में अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। बिहार में बैंक डकैती की वारदातों में इजाफा हुआ है और बीते 1.5 महीने के आंकड़े बता रहे हैं कि 5 बड़ी घटनाएं बिहार में बैंक डकैती से जुड़ी हुई हैं। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कोई डर नहीं है उन्हें और पुलिस सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन देती है। बैंकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। समझने वाली बात यह है कि बैंक मैनुअल में गार्ड की 24 घंटे तैनाती की बात है। गार्ड के अलावा पुलिस भी बैंक को सुरक्षा देती है और बैंक के आसपास गश्ती का सख्त निर्देश है। लूट की वारदात के बावजूद पुलिस सख्त नहीं होती। अपराधी पुलिस के ढुलमुल रवैये का फायदा उठा लेते हैं। गढ़वा से अगली खबर है, जहां पुलिस और सीआरपीएफ ने बूढ़ा पहाड़ के पास तुमेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर एएसपी विवेकानंद के नेतृत्व में हुई सुरक्षा बलों के जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली और इस दौरान 1 केजी का टिफिन बम, डेटोनेटर, वायर समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। गढ़वा पुलिस को इनपुट मिले थे कि नक्सली संगठन सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए विस्फोटक इकट्ठा कर रहे हैं। तभी गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने तुमेरा जंगल की तलाशी शुरू की और इस दौरान जंगल के बीचों बीच ये सामान मिले और साथ ही जंगल में जब्त टिफिन बम को जवानों ने वहीं नष्ट कर दिया। तो बूढ़ा पहाड़ इलाके में लाल साजिश को समझिए। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ ने तुमेरा जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और भारी मात्रा में नक्सली सामान बरामद किया। 1 किलोग्राम का टिफिन बम, डेटोनेटर और वायर समेत कई सामान जब्त किए हैं। नक्सली संगठन सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और समय रहते सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। हाल ही में बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है और झारखंड सरकार ने बूढ़ा पहाड़ को जवान बनाने का दावा किया है। ऐसे में इलाके से नक्सली सामान का मिलना बड़ी चुनौती है। झारखंड के जंगलों में नक्सली अब भी पनाह लिए हुए हैं और सुरक्षा बलों को ऐसे इलाकों तक पहुंच बनाने की जरूरत है। झारखंड के दर्जनों बोर्ड और निगमों में जल्द बंपर बहाली होने वाली है। महागठबंधन के घटक दलों के बीच इस मुद्दे पर एक फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। झारखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, झारखंड महिला आयोग, झारखंड सूचना आयोग और झारखंड अल्पसंख्यक आयोग जैसे दर्जनों आयोग, बोर्ड और निगमों में जल्द रौनक लौटने वाली है, क्योंकि हेमंत सरकार जल्द ही बोर्ड और निगमों में बम्पर बहाली करने जा रही है। इसके लिए जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच विधायकों की संख्या के आधार पर फॉर्मूले पर तो सहमति बन ही गई है। तीनों दलों ने कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का नाम भी फाइनल कर लिया है। 3 साल बाद ही सही, कुर्सी का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को रेवड़ी मिलने का समय अब नजदीक आ गया है। हम समझते हैं कि बहुत जल्द उस पर हम लोग निर्णय ले लेंगे। वो प्रक्रियाधीन है और बहुत जल्द गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सौगात तो मिलेगा ही और उनकी जिम्मेवारी भी बढ़ेगी और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए भी वो तैयार है। झारखंड में 3 दर्जन से ज्यादा बोर्ड, निगम और आयोग हैं। इसमें से कुछ पर तो अध्यक्ष और सदस्य जरूर काबिज है, पर झारखंड महिला आयोग, झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग, झारखंड अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड युवा आयोग, आरआरडीए, झारखंड आवास बोर्ड, झारखंड खादी बोर्ड, झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, झारखंड माटी कला बोर्ड और झारखंड प्रदूषण नियंत्रण परिषद जैसे बोर्ड और निगमों में कई पद सालों से खाली पड़े हैं। इन निगमों की मलाईदार कुर्सियों पर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं की नजरें गड़ी हुई हैं। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अब बंटवारे में ज्यादा देर नहीं लगेगी। प्रभारी जी भी इस पर गंभीर रहे हैं। महागठबंधन के मुखिया हो, चाहे जो हमारे प्रदेश के तमाम
बड़े नेतृत्व हैं उन लोगों ने बार बार इस बात की चर्चा की है। ये कार्यकर्ताओं का अधिकार है, हम लोग भी मांग करते रहे कि जल्द से जल्द वर्कर को उसकी जिम्मेदारी दी जाए और एक तौर पर सम्मान होता है उनके समर्पण के, लगातार संगठन के काम को लेकर के या जनता के बीच जाकर के वो काम करते हैं। तो इसके अधिकारी हमारे कार्यकर्ता हैं और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये जल्द से जल्द होना चाहिए। जाहिर है हेमंत सरकार जैसे ही बोर्ड और निगमों में बहाली का ऐलान करेगी, वैसे ही गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो लॉटरी लगेगी ही। इन कार्यालयों में सालों से रुकी पड़ी फाइलें भी दौड़ने लगेंगी। ऐसे में अब सबको बेसब्री के साथ बोर्ड, निगम और आयोगों में होने वाली बहाली का इंतजार है।